Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and we are continuing legal terminologies for the post of High Court Junior Assistant. और बेटा ये हमारा लेक्चर है 13th और 6th पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू लीगल टर्मिनोलॉजीज। लीगल टर्मिनोलॉजीज को लेकर ये हमारा 6th पार्ट है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लगभग 10, 20, 30, 10, 20, 25 नहीं 26, 27 लगभग हम टर्मिनोलॉजीज करेंगे ना। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला हमारे पास आ जाता है वर्ड कमीशन। अच्छा, ये कौन से कमीशन की बात कर रहे हैं? देखिए, एक होता है, छोड़िए, हम जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं, हम जुडिशरी के कमीशन की बात कर रहे हैं, हम वो की जो अदालत है उसकी कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अदालत में कौन सी कमीशन की बात की जाती है? ऐसा कमीशन जो इंस्ट्रक्शन लेता है। इंस्ट्रक्शन कहां से लेता है? कोर्ट से लेता है और फिर कोर्ट के दिए हुए कोई काम को करता है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, याद रखिए, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कोई एक बंदा भी हो सकता है। ठीक है, एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं जो कोर्ट से हिदायत लेते हैं, जिनको कोर्ट डायरेक्ट करता है कोई काम करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए और एस के बीच में कोई मैटर चल रहा है। ठीक है, जमीन का मामला चल रहा है। अब कोर्ट है मान लीजिए जम्मू में और जमीन है, मतलब जम्मू मेन सिटी में कोर्ट है और जमीन है छंब में, या फिर आप समझ लीजिए गंगयाल में है। तो जज साहब ने तो वहां जाके डिमार्केशन नहीं करनी, तो जज साहब क्या करेंगे, कुछ लोगों को मुकर्रर करेंगे कमीशन के रूप में। उनको बोलेंगे 3-4 बंदों को कि आप हमें एक कमीशन बना रहा हूं, आपने इस जगह जाना है और इस जगह की डिमार्केशन करके मुझे बतानी है। ठीक है, तो वो कमीशन क्या करेगा, कोर्ट के बिहाफ पर जाकर वहां डिमार्केशन करेगा, उस जगह का जायजा लेगा, उस जगह को डिवाइड करके उन लोगों को दे देगा। ठीक है, ये होता है कमीशन। केविएट, केविएट क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई खदशा है, आपको कोई शक है कि आपके ऊपर कोई पार्टी केस कर सकती है आने वाले वक्त में, तो आप पहले ही जाकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देते हो और कोर्ट को कहते हो कि इस मैटर को लेकर ये पार्टी या कोई भी पार्टी मेरे खिलाफ केस कर सकती है। वो जो आप एप्लीकेशन दे देते हो, प्री नोटिस आप दे देते हो कोर्ट में जाकर, उसी को हम केविएट कहते हैं। ठीक है जी, A caveat is a formal notice to a court or judicial officer that a proceeding should be suspended until a party can be heard. The purpose of the caveat is to give the party time to get legal advice or evidence. ठीक, पहले आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देते हो, जिससे तो आप कोर्ट को बता देते हो कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे कोई केस हो सकता है। अगर ऐसा कोई केस हुआ तो उस केस को सुनने से पहले आपको मुझे भी बताना है। तो कोर्ट क्या करेगी, आपको बताएगी, फिर उस केस में कोई एक्शन लेगी। मान लीजिए एक दो बंदों के बीच का मैटर, ए और एस के बीच में एक मैटर है जमीन का। ए कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा था, वो एस उठकर इसको बोलता है कंस्ट्रक्शन मत करो। ठीक है, तो ए क्या करता है, ए जाकर कोर्ट में केविएट कर देता है। ठीक है, ए ने कोर्ट में केविएट कर दी, तो एस चला गया कोर्ट में दौड़ दौड़ के, मैं अब ए ने केविएट कर दी, उसके बाद एस गया कोर्ट में। याद रखना, केविएट पहले ही की जा सकती है। अगर एस कोर्ट में चला गया फिर ए केविएट नहीं कर सकता। ए ने केविएट कर दी, फिर उसके बाद एस कोर्ट में गया और कोर्ट को कहा कि ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसलिए इसके काम को स्टे कर दिया जाए। ठीक है, ए ने तो पहले कोर्ट को बोल रखा है कि ये स्टे करने के लिए आ सकते हो, और कोर्ट ने कागजात वगैरह देखे हैं, सारा कुछ, मैं कंस्ट्रक्शन भी कोर्ट ने देखा कि सही जगह पे कर रहा है सारा कुछ। तो कोर्ट क्या करेगा, एस को स्टे नहीं करने देगा ए के काम के ऊपर, मतलब उसको रोकने नहीं देगा, ए का काम चलता रहेगा। केविएट का ये फायदा होता है, ये होती है केविएट। ठीक है जी। इंटरप्लीडर सूट, मान लीजिए मैं एक बंदा हूं, ठीक है जी, मुझे 2 बंदों से 10 लाख रुपए उधार लेने हैं, मुझे 2 बंदों से 10 लाख रुपए उधार लेने हैं। मान लीजिए ए ने मेरे से पैसे लिए थे और बी ने गारंटी दी थी कि ए देगा वापस, नहीं दिया तो मेरे से ले लेना। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, 2 बंदों से मुझे लेने हैं। मैंने उनके खिलाफ केस कर दिया दोनों को, तो मैं क्या बन गया, प्लेंटिफ, वो बन गया डिफेंडेंट नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर 2, 2 मुखालिफ है मेरे केस। तो अब क्या हुआ,
अब उन दोनों की आपस में लगी, एक कहता है तू दे, एक कहता है तू दे। तो वो क्या करते हैं, एक मान लीजिए डिफेंडेंट नंबर 1 डिफेंडेंट नंबर 2 के खिलाफ केस कर देता है, कहता है कि नहीं पैसे तू नहीं देने, वो कहता है उसने देने, वो कहता है उसने देने। तो फिर डिफेंडेंट नंबर 1 क्या कहता है, वो उठकर डिफेंडेंट नंबर 2 के, मतलब उनकी आपस में लड़ाई होती है, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस कर देते हैं। जो डिफेंडेंट नंबर 1 ने डिफेंडेंट नंबर 2 के खिलाफ केस किया, वो जो सूट होगा, वो जो केस होगा, उसको इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। मतलब जो प्लीड कर रहे थे साथ में, अब उन दोनों के बीच में झगड़ा लग गया, उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सूट कर दिया। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ए ने पैसे लेने हैं बी और सी से, दो बंदों से पैसे लेने। ठीक है, ए ने बी और सी से पैसे लेने, बी इसको कह रहा है तूने देने, ये इसको कह रहा है तूने देने। अल्टीमेटली बी उठता है और सी के खिलाफ एक केस कर देता है, तो इस केस का नाम होगा इंटरप्लीडर सूट। ठीक है जी, जो इसने केस किया वो तो सीधा सूट है, लेकिन ये जो इसके खिलाफ अगर करते हैं, बी ने सी के खिलाफ किया, सी ने बी के खिलाफ किया, इसको हम इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी चीज थी, समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन। कोर्ट के बाहर, कोर्ट के बाहर किसी भी मसले का हल करना, किसी भी मसले का हल करना कोर्ट के बाहर। मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई लड़ाई है, ए और बी के बीच में कोई लड़ाई डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये दोनों पार्टीज बाहर बैठती है, कोर्ट के बाहर कंप्रोमाइज कर लेती है। ठीक है, कंप्रोमाइज करती, मसला रफा दफा करती। अब मान लीजिए इसमें ए ने बी के खिलाफ केस किया हुआ था, अब बाहर बैठ के कंप्रोमाइज किया, ए जाके कोर्ट को एप्लीकेशन दे दिया कि हमने कंप्रोमाइज कर दिया, इसलिए इस केस को रफा दफा कर लिया, हमने फैसला कर लिया। इसी प्रोसेस को आर्बिट्रेशन कहते हैं। ये जो ए और बी के साथ बात करता है कोर्ट के बाहर बैठ के, इसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। ये जो बातचीत करते हैं, मसला हल करने की कोशिश करते हैं, मसला हल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं। अब अच्छा, ये दोनों अब क्या दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, जो मतलब एक दूसरे के खिलाफ केस किए हैं, जो एक दूसरे की आंख नोचते हैं, क्या वो मतलब बाहर बैठ के केस सॉल्व कर लेंगे खुद? अगर उन्हें बाहर बैठ के सॉल्व करना था, कोर्ट में किस लिए आते? इन दोनों को जो फैसला कराता है, कहते हैं ना मतलब गांव में ऐसे कोई मसला हो जाए तो कहते हैं हम उनसे बिठाएंगे, गांव के बड़े बिठाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे, जो फैसला करेंगे वो मानेंगे, अगर वो फैसला ठीक हुआ तो हम कोर्ट से केस खत्म कर देंगे। वो जो मुंसिफ बैठता है हमारे केस को सॉल्व करवाने के लिए बाहर, कोर्ट के बाहर जो पंचायत लगती है, जिससे हम अपना मसला सॉल्व करते हैं, उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। जो बंदा इन दोनों के बीच में बैठकर, बाहर कोर्ट के बाहर बैठकर इन दोनों के बीच बात करवाता है, इनका मसला हल करवाता है, उस बंदे को हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर अगर एक है, अगर एक से ज्यादा है तो आर्बिट्रेटर्स कहते हैं। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर होगी। लोकस स्टैंडाई, आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है? अगर आप केस करना चाहते हैं, अगर आप कोई लीगल राइट क्लेम करना चाहते हैं, क्या आप लीगली उस राइट को क्लेम करना चाहते हैं या कि नहीं? ठीक है, उसको हम लोकस स्टैंडाई कहते हैं। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ केस कर दिया। ठीक है, बी क्या कर रहा था, बी कहीं पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था एक जमीन के अंदर, और ए का उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं, इस जमीन के साथ, इस जमीन के साथ ए का कोई लेना देना ही नहीं। ए ने फॉल्स एंड फ्रिवलेस केस कर दिया बी के ऊपर। ठीक है, तो ए के ऊपर यहाँ कोर्ट जो है, जब बी इसका रिटर्न स्टेटमेंट देगा वापस, तो कोर्ट ए के ऊपर लोकस स्टैंडाई लगेगा कि भाई आपका क्या स्टैंड, ए से पूछेगा कि आपका क्या स्टैंड है, आप क्यों बी को परेशान कर रहे हो, क्यों नहीं यहाँ मकान बनाने दे रहे? तो कोर्ट ए से पूछ सकता है कि भाई आपका क्या लोकस स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या राइट है इसका काम रोकने के लिए, इसके खिलाफ केस करने के लिए। लोकस स्टैंड क्या होता है कि एक इंसान का राइट, पर्सन का राइट डिटरमाइन करना। ठीक है, तो कोर्ट लोकस स्टैंड के मैगजीन के थ्रू उस बंदे से पूछ सकता है कि आपका क्या स्टैंड है इसके खिलाफ केस करने को, और आप काम क्यों रोक रहे हो। ठीक है, यहाँ पर से पढ़ लीजिए, इट्स अ कंसेप्ट दैट डिटरमाइंस इफ अ पर्सन और एंटिटी हैज अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन लीगल डिस्प्यूट एंड कैन पार्टिसिपेट इन द केस। क्या उसका डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट है इस डिस्प्यूट के साथ? अगर नहीं है तो उसको बाहर निकाल देगी। ठीक है, इसको हम लोकस स्टैंडाई कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इजी चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है। चलिए, ठीक है जी।
रेफरेंस, ये तीन चीजें, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, को साथ पढ़ा जाता है। रेफरेंस क्या होता है? सीपीसी के अंदर, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं इसको, सिविल प्रोसीजर कोड, ये मैं फुल फॉर्म्स लास्ट में आपको कराऊंगा थोड़ी सी, ठीक है। सीपीसी के तहत जब भी कोई लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है, जब भी कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट से किसी भी केस में कोई ओपिनियन मांगता है, ठीक है, ठीक है जी। मान लीजिए लोअर कोर्ट एक मसला सुन रहा है और उस मसले पे एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर लोअर कोर्ट को समझ नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या करता है लोअर कोर्ट, किसी भी हायर कोर्ट को बोलता है, चिट्ठी लिखता है कि सर आप मुझे बताइए कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए की तरफ जाऊं या ऑप्शन बी की तरफ जाऊं। तो वो जो चिट्ठी लिखेगा हाई कोर्ट को, क्या आप मुझे इसमें मतलब निगरानी करें, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसी चिट्ठी लिखने को, उस ओपिनियन मांगने को, उस राय पूछने को, ठीक है, उस डायरेक्शन मांगने को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस। रिव्यू क्या होता है? रिव्यू होता है कि एक कोर्ट ने जजमेंट दे दी, ठीक है, एक कोर्ट ने जजमेंट दे दी, बिल्कुल जजमेंट दे दी, खत्म, केस खत्म कर दिया, ठीक है। तो एक पार्टी उठेगी, वो वापस से उस सारे जजमेंट को उसी कोर्ट के सामने, जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसी कोर्ट के सामने रख देगी कि सर आप इसमें वापस से एक बार देखिए, आपको एक बार फिर से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसको, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत जजमेंट दे दी है, या मुझे शक है कि आपने कुछ मतलब एक लॉ ऊपर नीचे कर दिया है, कोई मतलब साथ में कोई चीजों का रेफरेंस भी दे सकता है साथ में बंदा, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिव्यू। कि मतलब आपने जो जजमेंट दी है उसको वापस एक बार देखिए, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, मुझे लगता है कि ये कमी रह गई, आप देखिए इसमें ये कमी तो नहीं है, वापस से कोर्ट को मतलब बताता है कि आप देखिए एक बार। मतलब हमारे जुडिशियल सिस्टम में हर तरीके का प्रोविजन है, मतलब अगर आप दिल से काम करेंगे तो जस्टिस कैन प्रिवेल, ठीक है जी। तो उसमें उसको क्या कहते हैं? रिव्यू करना। कोर्ट को, मान लीजिए कोर्ट ने जजमेंट पास की, ठीक है, जजमेंट पास करने के बाद जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, जिसके खिलाफ भी आई, ठीक है, ऑब्वियसली वही जाएगा जिसके खिलाफ आई होगी, तो जिसके खिलाफ भी वो जजमेंट आई वो जाएगा कोर्ट के पास और कोर्ट को बोलेगा सर आप इस जजमेंट को एक बार दोबारा से नजर मारिए, देखिए कहीं आपने कोई गलत तो नहीं इसमें फैसला कर दिया, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? रिव्यू कहते हैं। रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि एक केस लोअर कोर्ट ने सॉल्व कर दिया, लोअर कोर्ट ने एक केस सॉल्व कर दिया, तो आप वही केस लेकर जाओगे हाई कोर्ट के पास और बोलोगे सर ये केस सॉल्व हो गया, या फिर वो केस हाई कोर्ट जो है उसके पास किसी तरीके से जाता है और हाई कोर्ट उस सारे केस को दोबारा देखता है, पूरे केस को दोबारा से देखता है, उसको रिवीजन कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? रिवीजन। पूरे केस को दोबारा से देखता है कि इसमें जितने ऑर्डर्स हुए क्या सही हुए, इसमें जो भी फैसला हुआ, जो डिक्री आई है, जो जजमेंट है, क्या वो सही है कि नहीं है, उसको हम कह देते हैं रिवीजन, ठीक है। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। रेफरेंस, सबऑर्डिनेट कोर्ट हायर कोर्ट से क्या लेता है? एक ओपिनियन लेता है, राय मांगता है, ठीक है, किसी भी लीगल मैटर पे। रिव्यू, कोर्ट अपनी जजमेंट को दोबारा से देखता है। रिवीजन, हाई कोर्ट देखता है लोअर कोर्ट की जो ऑर्डर या जजमेंट पास की होती है उसको दोबारा से देखता है कि सही की है या गलत की है, ठीक है जी। क्वाइट इजी। ओथ, कसम। ओथ क्या होती है बेटा? ओथ होती है कसम। सनम ओ सनम हमको है तेरी कसम, है जी। ओथ क्या होती है? कसम। solemn attestation of truth of one's word or sincerity that of one's intention। मतलब आप दिल और दिमाग से, पूरी अपनी खुलूस की नीयत से आप किसी भी चीज का जो आपने कही है या आपने जो रिक्कत दी है उसका सच होना बयान करते हो, उसको कहते हो कि मतलब ये सच है। जैसे हम मान लीजिए लंबी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं और नीचे लिखते हैं एवरीथिंग रिटन हियर इन बिफोर, है ना, ठीक है, एवरीथिंग रिटन हियर इन बिफोर इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। हम लिखते हैं ना इस चीज के, मतलब जो भी मैंने पूरे पन्ने के ऊपर लिखा है, एक पेज के ऊपर लिखा है या मैंने बोला है वो सच है और मैं कसम खा के कहता हूँ ये सच है, ठीक है।
उसमें आप अपनी इंटेंशन सच्चाई के लिए जाहिर करते हो, या फिर कोई भी काम सच्चाई से करने की बात करते हो, उसको ओथ कहते हैं। मतलब आज के बाद मैं जो भी करूंगा सच्चा सच्चा करूंगा, कुछ भी झूठ नहीं करूंगा, किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। एफिडेविट, रिटन स्टेटमेंट दैट यू से ऑफिशियली इज ट्रू एंड कैन बी यूज्ड फॉर द एविडेंस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। एक ऐसी एफिडेविट क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो आप कहते हो कि ये सच है और इसको एक सबूत के हिसाब से कल कभी जरूरत पड़े तो इसको एक सबूत के तौर पर भी कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं एफिडेविट, ठीक है जी, इसको हम एफिडेविट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, असेसर। असेसर ये एक पोस्ट होती है, ठीक है जी। ये एम्प्लॉय है, ठीक है। इसको एम्प्लॉय वाले जो लेक्चर 6 में है एम्प्लॉय है ना, उसमें ऐड कर दीजिएगा इसको। जो लेक्चर 6 में एम्प्लॉयज है उसमें इसको ऐड कर दीजिएगा। चलो ये बीच में आ गई है, शायद भूल जाती है इंसान को कभी, इसको वहां ऐड कर दीजिए उसके साथ, ठीक है। असेसर क्या होता है, एक आदमी होता है जो अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है जज की मदद करने के लिए, किसी भी जज या मजिस्ट्रेट की मदद करने के लिए। अच्छा, असेसर क्यों किया जाता है ऐसा, वो लोग जिनको स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, उनको एक्सपर्ट भी कहा जा सकता है, जो एडवाइस या गाइडेंस देते हैं, ठीक है जी। देखिए मान लीजिए एक कहीं पर रेप केस हो गया, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली वहां पर रेप केस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ डॉक्टर को पता होती है, जज को पता नहीं होती। तो डॉक्टर साहब सॉरी जज साहब डॉक्टर को कोर्ट से बुला सकते हैं कि अब आइए मुझे इस केस में मदद कीजिए। तो डॉक्टर साहब एज ए असेसर जज साहब की मदद करेंगे, ठीक है जी। इसको हम असेसर कहते हैं। एम्प्लॉय कह भी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय में ऐड किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए होता तो फिर वहां पर होता ही, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। खैर कंसेप्ट पता होना चाहिए कि असेसर कौन होता है, जो जज साहब की मदद करता है किसी भी स्पेशल केस में किसी भी चीज को लेकर, ठीक है जी। पोस्टेज, पोस्टेज क्या होता है, जब भी आप कुछ पोस्ट भेजते, पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई चीज बेचते हो कहीं पर, तो उसके ऊपर जो पैसा लगता है, मतलब मेल से कोई किसी को कोई लेटर भेजोगे, ठीक है जी, उसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, उसको जो पैसा लगता है उसको हम पोस्टेज कहते हैं। मान लीजिए हम किसी को लेटर भेजते हैं या फिर किसी को नोटिस भेजते हैं, तो उस नोटिस के लिए हम पोस्ट ऑफिस में जाकर टिकट कटाते हैं 20 रुपए की, स्पीड पोस्ट करते हैं, ठीक है। या ऐसे फॉर्म दूसरी जो पोस्ट है वो करते हैं, तो हम उनको 20, 25 या 30 रुपए देते हैं। वो क्या होता है, वो पोस्टेज होती है, मतलब वो पैसे होते हैं जो हम वो पोस्ट के लिए देते हैं, मतलब पोस्ट को सेंड करने के लिए देते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट किसको कहते हैं, स्टैट्यूट होता है कानून, लॉ, ठीक है जी। कोई भी कानून, कोई भी लॉ, उसको हम स्टैट्यूट कहते हैं। इस लफ्ज के लिए मैं कह रहा हूं, उसको हम स्टैट्यूट कहते हैं, ठीक है जी। किसी भी कानून का असल मतलब बताना। मान लीजिए कोई कानून, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मेंस रिया, मेंस रिया। अब एक आदमी को क्या पता मेंस रिया क्या होता है, पता होता है, नहीं पता होता। तो मान लीजिए इसको हाई कोर्ट लोगों को बताता है कि मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, ठीक है, मुजरिमाना दिमाग, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इस चीज को इंटरप्रेट किया, इसका असल मतलब लोगों को बताया, ठीक है। किसका, इसका असल मतलब लोगों को बताया। ऐसे ही जब किसी लॉ का असल मतलब हाई कोर्ट लोगों को बताता है या फिर कोई भी लोगों को बताता है, उस प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कहते हैं, कि मतलब उस कानून का असली मतलब बताना। इंटरप्रिटेशन, अमेंडमेंट, चेंज, तब्दीली लाना किसी कानून को, किसी कंट्रैक्ट को, या फिर किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को जब आप चेंज करते हैं, उसमें कोई चेंजेस लाते हैं। जैसे 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 में चेंजेस, आर्टिकल 370 मिटा दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 370 एक नंबर है, नंबर मिटाया नहीं जा सकता, उसके प्रोविजंस को चेंज किया गया है, ठीक है जी। तो आर्टिकल 370 जो है उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन उसमें अमेंडमेंट हुई, जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को मिला था वो खत्म कर दिया गया, ठीक है जी। तो वो क्या था, एक ऑल्ट्रेशन थी, एक चेंज थी, जो एक तब्दीली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई गई, इसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। जॉइंडर, मिस जॉइंडर,
नॉन ज्वाइंटर। ये तीन टर्म साथ में पढ़नी है। देखिए, मान लीजिए जब दो या तीन पार्टीज मिलकर किसी एक बंदे के खिलाफ केस कर दें, दो या तीन पार्टीज अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए ए, बी, सी और डी चार पार्टीज है, ठीक है जी। इन सब ने 10-10 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए 10K पर हेड, ठीक है जी। इन सब ने 10-10 हजार रुपए लेने हैं किससे? ई से। ई से 10-10 हजार रुपए चारों ने लेने हैं। ये चारों जाते हैं उठकर एक ही केस फाइल करके कोर्ट में डाल देते हैं कि सर हम चारों ने 10-10 हजार रुपए इस बंदे से लेने हैं, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए मेन उसमें सबसे पहला नाम ए का है, यहाँ पे लिखा जाता है ए एंड अदर्स वर्सेस ई। यहाँ पे लिखा जाता है केस के टाइटल हमेशा लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि निकाल दिए गए, नहीं, यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब केस का टाइटल छोटा करने के लिए लिखा जाता है ए एंड अदर्स वर्सेस ई। केस का टाइटल ये है, ठीक है जी। अब ये जो अदर्स है ये क्या है? ये जॉइंटर है। क्या है? जॉइंटर है। इनको जॉइंटर कहा जाता है। मतलब जो तीन चार बंदे ए के साथ मिले हैं वो ए के जॉइंटर हैं उस केस में, उनका भी इंटरेस्ट है उस केस को मतलब आगे बढ़ाने के लिए वो ए के साथ ज्वाइन हुए, तो इनको क्या कहेंगे? जॉइंटर। अब मान लीजिए हाँ, मान लीजिए यहां पर एफ है, सी की जगह कौन है? एफ है। यहां पर इनको जोड़ना सी था लेकिन इनने जोड़ दिया एफ और कहा कि हम सबको 10,000 पर हेड लेने हैं ई से, ठीक है जी। 10,000 पर हेड किससे लेने? ई से लेने। हालांकि एफ की जगह सी का राइट बनता है कि सी जो था, मतलब सी के 10,000 तो उसके खिलाफ बनते थे, एफ के नहीं बनते थे, एफ सी के बदले आ गया, ठीक है, गलती से आ गया। यहां पर सी होना चाहिए था लेकिन एफ आ गया। अब यहाँ सी होना चाहिए था, एफ गया, तो ये क्या हो गया? इसको हम एफ को हम कहेंगे मिस जॉइंडर, मतलब इसको हमने गलती से बीच में डाल दिया। यहाँ पर सी होना चाहिए था, इसको हम कहते हैं मिस जॉइंडर, ठीक है जी। इम्प्रॉपर इंक्लूजन, मतलब हमने गलती से इसको इंक्लूड कर दिया कि इसमें एफ को यहाँ पर इंक्लूड करना बनता था सी का। नॉन जॉइंडर, नॉन जॉइंडर यहाँ पर बन जाता है सी, क्योंकि सी को ज्वाइन करना था और आप ज्वाइन नहीं कर सके, इसको हम क्या कह देंगे? नॉन जॉइंडर, ठीक है। नॉन जॉइंडर इज ए फेलियर टू इंक्लूड ए पर्सन टू ए लॉसूट। यहाँ पर आपको आदमी को इंक्लूड करना था लेकिन अब फेल हो गए, चाहे वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, याद रखना। यहाँ पर डिफेंडेंट भी हो सकता है, ये कहानी वहां भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक ही साइड की एग्जांपल देके समझाया है, ठीक है। मतलब when they should have been joined, सी को यहाँ ज्वाइन करना चाहिए था एज ए प्लेंटिफ, लेकिन सी को ज्वाइन नहीं कर पाए इसलिए नॉन जॉइंटर कहा गया। और एफ को यहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहिए था लेकिन एफ को ज्वाइन करवा दिया गया, इसको हम मिस जॉइंटर कहेंगे, ठीक है जी। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए, इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप करना, रोकना, ठीक है जी। रोकने को क्या कहते हैं? इंजंक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। रोकने को क्या कहते हैं? इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? रोकना। शेड सी पड़ रही थी, मैंने एक लाइट ऑफ किया, ठीक है। चलिए, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? रोकना। एक कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर जिससे कोर्ट किसी को हिदायत देता है कि आप वो काम मत कीजिए। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे, इसी को हम स्टे कहते हैं, रोकने को स्टे कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? लीगल भाषा में इंजंक्शन कहते हैं। कहते हैं ना, फला मकान बना रहे तो बी जाता है, वो कहता नहीं ये मेरी जमीन में बना रहा है, तो वो कहता मैं तेरे को स्टे करवा दूंगा, काम रुकवा दूंगा। स्टे का मतलब क्या होता है? रोकना, एक जगह थम जाना, रुक जाना, स्टे हो जाना, इसी स्टे को हम इंजंक्शन कहते हैं, ठीक है जी। परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन,
देखिए, एक होता है इंटरिम, एक होता है इंटरिम इंजंक्शन, इंटरिम इंजेक्शन, ठीक है। एक होता है परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। इंटरिम इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? आरजी इंजेक्शन। मान लीजिए कोई मकान बना रहा है और दूसरे को लगता है कि मेरे में मकान बना रहा है, तो कोर्ट कहता है कि आप एक काम कीजिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, मतलब फिलहाल के लिए आप काम रोक दीजिए 10-15 दिन के लिए। परमानेंट इंजेक्शन नहीं, मतलब केस सॉल्व होने की बात नहीं है। मान लीजिए कोर्ट उनको कहता है कि 2 महीने के लिए काम रोक दीजिए, ठीक है, या फिर तब तक के लिए काम रोक दीजिए जब तक आप अपनी कोई रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में न दें। कहते हैं ना, मेरी जमीन पे स्टे लगा, मैंने स्टे उठवा दिया। तो कोर्ट जब आपको इस चीज की मोहलत देता है, इस चीज की मोहलत देता है कि आप केस के चलते हुए स्टे को उठवा दें, तो वो जो स्टे लगा होता है उसको इंटरिम स्टे कहते हैं। और जब कोर्ट ये कहता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका स्टे नहीं उठेगा, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। मतलब आप तब तक उस स्टे को नहीं हटवा सकते जब तक उस केस का पूरा निचोड़ नहीं निकलेगा, पूरा जजमेंट नहीं आ जाएगा, पूरा उस केस सॉल्व नहीं होगा। उसको हम परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कहते हैं। एक इंजंक्शन वो होता है, एक स्टे वो होता है, मान लीजिए कोर्ट ने आपको स्टे दे दिया और कहा कि आप ये मकान मत बनाइए तब तक जब तक आप अपनी कोई रिटर्न स्टेटमेंट ना दें। और अगर उस रिटर्न स्टेटमेंट से कोर्ट को लगा, उस जवाब से, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ केस किया, ठीक है, ए ने प्लेन डाल दी, कोर्ट ने कहा ठीक है इस काम को रुकवा दो, बी को ऑर्डर दे दिया, नोटिस दे दिया, काम रोक दो, ठीक है। अब बी ने वापस में क्या किया? रिटर्न स्टेटमेंट दी। अब जब तक बी को कोर्ट सुनता है और मतलब बी के उस केस से अगर कोर्ट को कुछ लगता है, मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि बी की रिटर्न स्टेटमेंट देने से जो है ये प्रूव हो जाएगा कि बी कंस्ट्रक्शन सही कर रहे हैं, कोई भी मसला है, तो कोर्ट क्या करता है? आरजी स्टे देता है कि मतलब अगर बी की रिटर्न स्टेटमेंट से हमें ये लग गया बाद में कि बी सही कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये स्टे ऑटोमेटिकली हम उठा देंगे। केस चलता रहेगा, केस बाद में देखेंगे खत्म जब होगा तब। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरिम स्टे कहते हैं। जब कोर्ट ये कहता है कि नहीं, जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक आपका कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, आपका स्टे का स्टे ही रहेगा, उसको हम कहते हैं परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन या अब्सोल्यूट स्टे। क्या कहते हैं इसको? अब्सोल्यूट स्टे भी कहते हैं, याद रखिएगा, अब्सोल्यूट स्टे भी कहा जाता है इसको, ठीक है जी। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब होता है अनुमान लगाना, लॉ के रिलेटेड किसी चीज का अंदाजा लगाना, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है जी। A presumption of law is a legal rule that requires a jury to find a presumption fact if certain other facts are not contradicted by evidence, ठीक है जी। अगर 2-3 कानून कोर्ट के सामने है और कोर्ट को अंदाजा लगाना है, प्रिज्यूम करना है कि कौन सा कानून यहाँ इंप्लीमेंट किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, तो वो जो कोर्ट अनुमान लगाएगा उसको प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है जी। जो अंदाजा कोर्ट लगाए। रिटन स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, प्लेंट, जब हम प्लेंट डालते हैं, सूट करते हैं, तो उसमें जो हम प्लेंट डालते हैं वहां पर, जब पिटीशन डालते हैं, उसके 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 खिलाफ जो जवाब आता है कोर्ट में, मान लीजिए प्लेंटिफ ने केस किया, प्लेंटिफ ने प्लेंट डाला डिफेंडेंट के खिलाफ, प्लेंटिफ ए है और डिफेंडेंट बी है यहाँ पर, ठीक है जी। अब बी ने मतलब वापस जवाब दावा तो देना है ना, जवाब देना है इसके प्लेंट का, तो बी जो स्टेटमेंट डालेगा उसको हम क्या कहेंगे? उस स्टेटमेंट को हम रिटन स्टेटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया? देखिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है ए ने बी को 40,000 रुपए का कर्जा दिया, ए ने बी को 40,000 रुपए का कर्जा दिया और अब ए ने बी के खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में कि भैया बी ने मेरे से 40,000 रुपए लिए हैं, वो दे नहीं रहा है, ठीक है। तो बी उठता है, बी कोर्ट को कहता है कि ए ने ये 40,000 रुपए देने से पहले मुझसे 10,000 रुपए लिया था, मुझसे 10,000 रुपए लिया था, ये 40,000 रुपया लेने से पहले ए ने मुझसे 10,000 रुपए लिया था। अब वो जो 10,000 रुपए है वो इन 40,000 से काट लीजिए, बाकी का 30,000 में ए को दे दूंगा। कोर्ट कहता है ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, जहां डेप्टर ने क्लेम किया क्रेडिटर के खिलाफ कि इसने भी मेरे कुछ पैसे देने, तो वो भी काट लीजिए, ठीक है। वो जो पैसे काटे हमने 10,000 रुपए 40,000 में से, वो जो इसमें सेट कर दिए हमने 10,000 रुपए, ठीक है,
वो जो इसने 10,000 रुपये लेने थे इस ए से, ठीक है, वो हमने जब इस 40,000 के अंदर सेट कर दिए, इसी को हमने सेट ऑफ कह दिया। इन लॉ सेट ऑफ इज ए लीगल टेक्निक अलाउज डेब्टर टू रिड्यूस और डिस्चार्ज डेब्ट बाय यूजिंग क्लेम दे हैव अगेंस्ट द क्रेडिटर। ठीक है, जो उसका क्लेम क्रेडिटर के खिलाफ बनता है उस क्लेम को कटवा देता है वो उसमें से। ठीक है, और इसी को हमने क्या कह दिया, सेट ऑफ कह दिया। ठीक है, इजी है। काउंटर क्लेम याद रखना, ये पैसे के मामले में है। ये किसके मामले में है, पैसे के मामले में, जहां क्रेडिटर और डेब्टर की बात हो। लेकिन जब किसी लॉ सूट के अंदर ऐसा होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में ऐसा होता है कि डिफेंडेंट का कोई क्लेम बनता है प्लेंटिफ के खिलाफ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए बी के खिलाफ केस करता है कि इसने मेरी 10 कनाल जमीन देनी है। क्या कहता है, बी को, ए कहता है कि बी ने मेरी 10 कनाल जमीन देनी है। ठीक है, केस चल रहा है कोर्ट में, तो बी उठता है, बी कोर्ट को कहता है कि ए ने जिस जमीन में मकान बनाया है वो जमीन 1 कनाल है, वो जमीन कितनी है, 1 कनाल है, और आप उन 10 कनाल में से 1 कनाल काट दीजिए, बाकी 9 कनाल जमीन में इसको वापस दे दूंगा। 10 में से 1 कनाल काट दीजिए, 9 कनाल जमीन में 1 को वापस दे दूंगा। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट वो 1 कनाल जमीन जो है उन 10 कनाल में से काट देती है। तो वो क्या करती है, तो उसको फिर बी को 9 कनाल जमीन ही ए को देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो क्लेम बी ने किया ए के खिलाफ 1 कनाल का, उसी क्लेम को हमने काउंटर क्लेम कह दिया। ठीक है, ए काउंटर क्लेम इज ए क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट ने जो प्लेंटिफ के खिलाफ क्लेम किया किसी भी सूट के अंदर, उसको हमने क्या कह दिया, काउंटर क्लेम कह दिया। वो जो 1 कनाल का क्लेम किया था बी ने। ठीक है जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्स पार्टी। ठीक है जी, क्या आता है, एक्स पार्टी। देखिए, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ एक केस किया, ठीक है, और बी को कोर्ट ने समन भेज दिया और कहा कि ये जो केस हुआ है 20 दिन के अंदर अंदर आप इसका जवाब दीजिए, जवाब दावा पेश कीजिए। इस केस में क्या कीजिए, 20 दिन के अंदर अंदर इस केस में आप जवाब दीजिए, जवाब दावा पेश कीजिए। लेकिन बी फेल हो जाता है, 20 दिन के अंदर जवाब नहीं दे पाता, वो कोर्ट में आता ही नहीं है, सोचता है चल रहा है केस चलने दो। तो कोर्ट क्या करता है, इसको सुने बिना ही ए के फेवर में जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री कुछ भी सुना देता है। बी के फेवर में केस, सॉरी ए के फेवर में कोर्ट बी को सुनने बिना ही ए के फेवर में कोर्ट फैसला कर देता है। इसको हमने क्या कहा, इसी को हमने कह दिया एक्स पार्टी। मतलब आपने दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं और एक पार्टी के हक में आपने फैसला दे दिया, इसी को हम कहते हैं एक्स पार्टी। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, कंप्लायंस। आर ने कोर्ट में केस किया कि एस ने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं। कितने, 10 लाख रुपए देने। कोर्ट ने, आर ने केस किसके खिलाफ किया, एस के खिलाफ। क्या केस किया कि 10 लाख रुपए इसने मुझे देने हैं। तो कोर्ट उठा, कोर्ट ने एस को ऑर्डर दिया कि आप 10 लाख रुपए आर को दे दीजिए। ठीक है, क्या कहा कोर्ट ने, कोर्ट ने एस को कहा कि आप 10 लाख रुपए आर को दे दीजिए। अगर अब एस 10 लाख रुपए आर को दे देता है तो उसको हम कह देंगे कंप्लायंस। मतलब उसने कोर्ट का ऑर्डर मान लिया। कंप्लायंस का मतलब क्या हो गया, कंप्लायंस का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर मान लेना, कंप्लाई करना, उसको लागू करवा देना, उसको इंप्लीमेंट कर देना। ठीक है, उसके ऊपर अमल दरामद करना, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लायंस। अगर एस आर को पैसे नहीं देता है और कहता है ये कोर्ट के फैसले आते रहते हैं, मैं नहीं डरता कोर्ट शोट से, आपने जो करना है कर लो, तो एस ने क्या किया, एस ने नॉन कंप्लायंस किया, अमल दरामद नहीं की कोर्ट के ऑर्डर में, कोर्ट की तौहीन की, अदालत की तौहीन की। ठीक है जी, और पैसे नहीं दिए आर को, तो इसको हम क्या कह देंगे, नॉन कंप्लायंस कह देंगे। ठीक है जी, अब अच्छा डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, फैक्ट बता रहा हूँ, ना भी पढ़ोगे डेफिनेशन फिर भी चलेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वही लैंग्वेज जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में आपने पढ़ना है। वकालतनामा, मान लीजिए ए ने कोर्ट में केस किया, ए ने कहा, कोर्ट केस नहीं किया, ए ने कहा कि मुझे कोर्ट में केस करना है, और ए ओ को कहता है यार तू मेरा केस कोर्ट में लड़। ठीक है, वकालतनामा एक अथॉरिटी होती है बेटा, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेसिस पर एक वकील जो है किसी भी बंदे को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अंदर। ठीक है,
ए ने ओ को कहा कि तू मेरा केस लड़ कोर्ट के अंदर, तू मेरा मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन कोर्ट के अंदर। ओ ने कहा ठीक है, लेकिन कोर्ट को कैसे पता चलेगा ओ ए का वकील है? अथॉरिटी क्या है कि मतलब प्रूफ क्या है कि ओ ए का वकील है? वो जो प्रूव होता है वो एक सर्टिफिकेट की शक्ल में दिया जाता है, उसी सर्टिफिकेट को हम वकालतनामा कहते हैं, जिसके ऊपर ए साइन करता है कि कहता है प्रूव, ये मतलब रिटन स्टेटमेंट देता है कोर्ट को कि वो जो है मेरे बिना पर मेरे लिए एक वकील का काम करेगा, वो उसको मैं एज ए वकील आपके सामने पेश करता हूं। तो इसलिए वो वकालतनामे के जरिए मेरा वकील है। वकालतनामा क्या है? एक लीगल अथॉरिटी है, अथॉरिटी नहीं कह सकते, एक लीगल प्रूफ है जो ये बताता है कि ओ ए का वकील है। जब भी कोई वकील आपका आपका वकील बनकर अदालत के अंदर केस लड़ना चाहे तो उसको आपसे वकालतनामा साइन करवाना पड़ता है। वो वकालतनामा ये बताता है कि ये बंदा इसका वकील है, ठीक है। वो वकाल उसी डॉक्यूमेंट को वकालतनामा कहते हैं, ठीक है जी, इजी है। वेवियर, वेवियर क्या है देखिए, मान लीजिए डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा बेटा। ए ने बी के खिलाफ एक केस किया, ए ने बी के खिलाफ एक केस किया और कहा कि बी ने मेरे को 10 करोड़ रुपए देने। कितने देने? 10 नहीं, 1 करोड़। 10 से बी ज्यादा अमीर हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए देने, ठीक है जी, एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए देना है। कोर्ट में केस चला, जजमेंट आ गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, फैसला हो गया कि बी ने ए के 10 करोड़ रुपए देने ही देने। अब बी लेस्बियन लगाता है ए को, यार मैं पैसे कहाँ से लाऊं, ये वो रोने लगता है, ठीक है, यार रोता नहीं भी है, ए को तरस आ जाता है, ए को तरस आ जाता है यार बी 1 करोड़ रुपए नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ए बी को कहता है यार तू 1 करोड़ छोड़, तू मुझे 50 लाख ही दे दे, तू 1 करोड़ को छोड़ दे, तू मुझे 50 लाख रुपए दे दे, छोड़ 50 मैं तुझे माफ कर देता हूँ। वो जो 50 लाख रुपए ए ने बी को माफ कर दिया, 50 किया, 30 किया, 20 किया, जितना भी, जितना ए ने बी को माफ कर दिया पैसा, 50 लाख रुपए जो माफ कर दिया, उसको हमने क्या कहा कि ये 50 लाख रुपया ए ने वेव कर दिया। क्या कर दिया? वेव कर दिया। इसी को हम वेवियर कहते हैं। अपना राइट, अपना हक, 50 लाख रुपए का तो हक था ना ए का, 50 लाख लिया, 50 छोड़ दिया, मतलब अपना हक छोड़ा ना, वही हक छोड़ने को, राइट छोड़ने को वेवियर कहते हैं। मतलब जब आप अपना लीगल राइट छोड़ देते हो, अपना हक छोड़ देते हो, लीगल हक छोड़ देते हो आप किसी के लिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? वेवियर कहते हैं, वेवियर कहते हैं, ठीक है जी। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास। और यकीन जानिए ये जो मैंने टर्म्स पढ़ाई है, सेट ऑफ से आगे, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, एक्स पार्टी, कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, उसके बाद वकालतनामा, और ये वेवियर दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ। पिछली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें ये 8-9 मिनट माइक ही ऑफ हो गया था, तो फिर मैंने माइक डेड था, माइक चार्ज किया और ये मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करके उसको साथ मर्ज कर रहा हूँ। मतलब डबल दिमाग लगा मेरा, डबल धमाका हुआ है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम 2 क्लासेस में इसकी और जो मिसलेनियस होंगी वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मॉक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना कंटेंट मैं दूं और पूरे सिलेबस को कवर कर जाए। बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं लेकिन इतना कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, इतनी डेप्थ नहीं दे पा रहे हैं, और ऑब्वियसली 10 मार्क्स के लिए कोई आपको 2-3 लेक्चर से तो पूछेगा नहीं, 8-10 लेक्चर से तो पूछेगा नहीं। तो आपके लिए एक कंटेंट होना चाहिए जिसमें पूरा कवर हो जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे का पूरा कवर करने की। सो करेंगे, 1-2 लेक्चर में उसको निपटा देंगे, ठीक है जी। सो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, पढ़िए, अदरवाइज फेल हो जाइए, ठीक है जी।